आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जो पाकिस्तान में पैदा हुए मगर पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो मुस्लिम हैं मगर हिंदूवादी राजनीति को ज्यादा रास आते हैं। भारत में वो अपने बेबाक बयानों और बगावती तेवर के लिए चर्चा में रहते हैं। हमारे साथ मशहूर लेखक और पत्रकार तारिक फतेह। थैंक यू। आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। किसी भी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय और कट्टरपंथियों के खिलाफ तीखे तेवर अपनाने वाले तारिक फतेह पाकिस्तानी मूल के बड़े लेखक हैं। कराची में पैदा होने वाले तारिक फतेह एक लंबे समय से कनाडा में रह रहे हैं। 67 साल के तारिक फतेह 70 के दशक में कराची में रिपोर्टर हुआ करते थे। उस वक्त उन्होंने बतौर खोजी पत्रकार अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि उससे पहले उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री की डिग्री ली थी, लेकिन बोलने और लिखने का शौक उन्हें पत्रकारिता में ले आया। कई किताबें लिख चुके तारिक फतेह की किताब चेजिंग अ मिराज, द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट काफी चर्चित हुई। तारिक की पहचान पत्रकार और लेखक के अलावा एक उदारवादी एक्टिविस्ट की भी है। वो इस्लाम के कट्टरपंथ का खुलकर विरोध करते रहे हैं, इसीलिए अक्सर वो पाकिस्तानियों के निशाने पर रहते हैं। तारिक फतेह बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म का विरोध भी करते रहे हैं। बलूचिस्तान को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद जब बलूच नेताओं ने एक बार फिर बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा उठाया तो तारिक फतेह खुलकर उनके समर्थन में आए। पिछली बार आपसे बातचीत हुई और उसके बाद सिर्फ एक चीज बदली है, बीच में सर्जिकल स्ट्राइक आ गई। मुश्किल क्या, पाकिस्तान मानता क्यों नहीं इस तरह की बातों को? उनको न्यूरो सर्जरी की जरूरत है, सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं है। पूरा देश जो है एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है कि वो हैं कौन। वो पैदा हुए हैं सिंधु दरिया पे और रावी के किनारे और चिनाब और सतलुज पे, और समझते हैं अपने आप को जैसे दरियाए नील से किसी ऊंट पे बैठ के यहाँ आए। जन्म उनका यहाँ हुआ, उनके हज़ारों एंसेस्टर्स यहीं पैदा हुए, और वो अपने आप को बाबर से जोड़ते हैं। तो जो बाबर से और तैमूर से और मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी को हीरो मानता हो, जिन्होंने इन्हीं की ज़मीन पे सबसे ज़्यादा बर्बादी की हो, तो वो तो एक डिसफंक्शनल कौम हो गई ना। जिनको अपनी मादरी ज़बान से शर्मिंदा हो, वो अपनी माँओं से शर्मिंदा होते हैं, अपने मुल्क से शर्मिंदा होते हैं, अपनी सकाफ़त से, अपने खाने से, अपने कपड़ों से। और वो हिंदुस्तान की कहावत है ना कि कौवा चले हंस की चाल, तो अपनी चाल भी भूल जाता है। ये है प्रॉब्लम पाकिस्तान का। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक को वो कभी मानने नहीं वाले हैं? इनको जब तक सैयद सलाउद्दीन की लाश टंगी भी नहीं नज़र आएगी या हाफिज सईद को डिसऑनर किया जाएगा, तब इनको समझ में आएगा। वहाँ ये जो जहर है, चाहे वो लाल मस्जिद है, बिनोरी मस्जिद है, बाहर से पैसा आता है, जहर उगला जा रहा है, क्या हल क्या है? दूर कैसे करेंगे आप इसको? ऐसे कैसे ताल्लुक नहीं सर। जिन्ना साहब को कहाँ से पैसा आता था? जिसको जामे मस्जिद दिल्ली में ये नहीं पता था कि जूते पहन के अंदर नहीं जाते हैं, महात्मा गांधी ने रोका, भाई ये मस्जिद है, इसके अंदर जूते उतारे जाते हैं। इसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं था। जिसने एक ज़ोरेस्ट्रियन से शादी की और अपनी बेटी को कहा कि तुम पारसी से शादी नहीं करो, और आग कर दिया, हाँ। उस शख्स को तो इस कौम ने कह दिया कायदे आज़म। इतनी एब्सर्ड कंट्री के अंदर, जहाँ कराची गुजराती बोलने वालों का शहर था, जहाँ एग्ज़ाम कॉलेज का मैट्रिक का गुजराती में होता था, या मेमनी में, कच्छी में, सिंधी में, उस शहर में सिंध के कैपिटल में सिंधी कोई नहीं बोलता। तो ये तो कल्चरल जेनोसाइड भी हुआ हुआ है। पर आपके जो प्रधानमंत्री हैं, वो जब बोलते हैं नेशनल असेंबली में, तो ऐसे लगते हैं बहुत ही मतलब सफ़ेद कबूतर उनके आसपास उड़ने चाहिए। एक बार उनकी बात सुन लीजिए। अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि गुर्बत के ख़ात्मे में हमारा मुकाबला हो, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए हमारा मुकाबला हो, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि अवामी फ़लाह बहबूद के मंसूबों
और तरक्की और खुशहाली में हमारा मुकाबला हो, तो ये काम आग, बारूद और खून के खेल के जरिए नहीं हो सकता। वो बात कर रहे हैं बारूद और अमन की। रोज तो 100 आदमी बलूचिस्तान में अपने मुल्क के मारते हैं। तो जो नवाज शरीफ के हाथ में है वायलेंस बंद करना या लोगों को मारना नहीं, खून नहीं करना, तो हिंदुस्तान ना भी हो, सपोज हिंदुस्तान इनसे 2000 मील दूर होता, ये तो तब भी मार रहे होते बलोचों को। क्योंकि ये अच्छे और बुरे मुसलमान की तफरीक इस तरह करते हैं कि जो अरबी, फारसी और उर्दू बोलता है वो A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, और फिर आते हैं ये छोटे गुजराती, बलोची, बंगाली, इसको तो वो इंसान ही नहीं समझते कि जिसका स्क्रिप्ट सीधे हाथ से नहीं चलता है उसको ये मुसलमान मानने की तैयार नहीं है। कलाम साहब को कौन मानता है मुसलमान? आपके नॉर्दर्न इंडियन मुसलमान औरंगजेब को ज्यादा पसंद करते हैं उससे। तो ये बीमारी बड़ी लंबी है सर। पाकिस्तान की जो बीमारी है बड़ी सख्त बीमारी है, तो इसका इलाज क्या हो सकता है और कौन इसका इलाज कर सकता है? पाकिस्तान देखिए, जब कैंसर ट्यूमरस होता है, जैसे मेरी स्पाइन पे था, तो उसको पहले आप कीमोथेरेपी नहीं करते हैं, पहले सर्जरी करते हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी होती है और उसके बाद रेडिएशन होती है। आपने अगर सॉल्व करना है प्रॉब्लम, तो पाकिस्तान को वो कंडीशंस पैदा करें जिसके अंदर बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क जिस पे पाकिस्तानी फ़ौज ने कब्ज़ा किया वो आज़ाद हो। उसके लिए ज़रूरी है कि वो बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का है, वहाँ पे हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान की फ़ौज डिप्लॉय हो चागी के फ्रंटियर पे, जहाँ वो खुलेआम बलोच जो फाइटर्स हैं, सरमाचार जिसे हम कहते हैं, जो जान देने को तैयार हैं, उनकी ट्रेनिंग करे। इसमें कोई डरने छुपने की बात ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान कैसे कहेगा कि गलत बात हो रही है, वो उनका तो काम ही है। दूसरी चीज़, ये जिस दिन टूटेगा पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको आज़ादी नसीब होगी, हिंदुस्तान सुख चैन की ज़िंदगी। पहली दफ़ा सन 1000 के बाद हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क होगा जिसके अंदर पुरानी सिविलाइजेशन को एक नया बूस्ट मिलेगा, जिसमें आज जो 10-10, 15-15 साल की स्मार्ट बच्चियां हिंदुस्तान में साइकिलों पे जा रही हैं, दे विल बिकम मदर्स दैट विल ब्रिंग आउट द ट्रू इंडियन। क्योंकि अब तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ है। अंग्रेज़ आपके ऊपर एक कनपट्टी पे बंदूक रख के पाकिस्तान छोड़ के चला गया हंसते हुए। यू हैव टू मेक श्योर पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट्स। बादशाह खान के साथ जो इंडियन कांग्रेस ने बिट्रेल किया वो ख़त्म हो, उधार वो आपने देना है पश्तूनों का। नंबर 2, कलात स्टेट जब आया हिंदुस्तान के पास कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बोथ मौलाना आज़ाद एंड जवाहरलाल नेहरू हैड दिस वेरी ऑब्ट्यूस व्यू ऑफ व्हाट इज़ अ गुड मुस्लिम, कि ये पहाड़ों वाले ये कहाँ से आ गए, हमारा इनसे क्या ताल्लुक़ है। मीर गौस बिज़िंजो जो चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस के, उनके ज़बान से खुद दुख भरी बातें हमने सुनी हैं कि किस तरह क्या रिस्क लेके 1948 में ही फ्लू टू दिल्ली विद द खान कलात मैसेज, एंड मौलाना आज़ाद सेड कि नहीं बहुत दूर है भाई। मीर साहब ने ये कहा कि कराची से ढाका गवर्न हो रहा है और राजस्थान से 200 मील दूर जो है वो बलूचिस्तान आप कह रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, तो वो भी उधार उतारना हिंदुस्तान ने, तो ये 2 उधार उतार दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। जी, इस पर ये बयान सुनिए आप जो कह रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है ये। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो, और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। ये जो एक नई शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी ने कि बलूचिस्तान पर वो अब खुल के बोल रहे हैं,
लाल किले से बोल दिया उन्होंने। इसको आप कैसे देखते हैं, ये आगे कहाँ तक जाती है बात? देखिए, ये पिछले 1000 साल के बाद हिंदुस्तान पहली दफा बाबर के अगेंस्ट खड़ा हुआ। तो ये स्ट्रेटेजिक चेंज नॉट सियासत या आर्मी की नहीं है, मिलिट्री नहीं है, ये साइकोलॉजिकल चेंज आया है हिंदुस्तान की मिडिल क्लास और उसकी पॉलिटिकल क्लास के अंदर के हम सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन पे नहीं हैं, अब हम जूती निकाल के हम भी पिटाई करेंगे तुम्हारी। जिस दिन पाकिस्तान की फौज को एक कैटास्ट्रॉफिक डिफीट हुई, जो हुई 71 में, वो हिंदुस्तान ने मौका खो दिया। वो था कि आप कहते डीमिलिटराइज्ड होगा पाकिस्तान, आपके पास 20 टैंक होंगे और आपके पास 10 जहाज होंगे जो आप अपने रिपब्लिक डे में चलाया करेंगे परेड के लिए, बस। वो नहीं कर पाए। मोदी साहब मुझे लगता है कि ये करके दिखा देंगे, क्योंकि बलूचिस्तान की पहाड़ों पे एक पहाड़ पे मुझे याद है लिखा हुआ था 2014 के इलेक्शन में, अब की बार मोदी सरकार। हिंदुस्तान में भी अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बल्तिस्तान बलूचिस्तान एक नहीं है। यू नो, अवेयरनेस पिछले 2 साल में इट हैज लीप्ड अप। दिस इज आवर एडवांटेज। आपने फिर भी कहा कि अभी नरेंद्र मोदी डीमिलिटराइजेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए तो युद्ध करना जरूरी होगा। क्या युद्ध होगा? हिंदुस्तान की तरफ से तो ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म के फौजी जनरल होते हैं। एक वो जिनको मैं विस्की जनरल्स कहता हूँ, जो ओल्ड स्टाइल फौजी हैं, आपके पुराने जनरल्स के जैसे होते हैं। एक और क्लास है जो करप्ट है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चला रही, जिनके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर स्विस बैंक्स में, जैसे जनरल कयानी हैं, जनरल मुशर्रफ हैं। ये कभी जंग नहीं लड़े इन्होंने पाकिस्तान फौज को बनाया है अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट में। द मेन एलिमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर दी मुल्ला जनरल्स। ये वो लोग हैं जिनकी शक्ल से आपको पता चलता है कि ये चाहते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड हो, और ग़ज़वा हिंद, जिसको हिंदुस्तान में लोग समझते हैं को फैंटेसी है, उनकी रियलिटी है। उनकी फ़ौज का स्लोगन है नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब, यानी अल्लाह ने गारंटी दी है कि तुम्हारा फतह, विक्ट्री काफिरों पे इज़ इन द नियर। ये दिस इज़ द स्लोगन ऑफ द इन। तो वो कैटेगरी जो है वो मरने मिटने के लिए तैयार है। ऐसे लोग हैं जो who will facilitate a nuclear war। इसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि अगर वॉर की तरफ गए डिसइंटीग्रेशन से पहले, तो दे विल हिट एन इंडियन सिटी। उनको मरने के लिए कोई नहीं है, वो तो समझते हैं ज़िंदगी शुरू ही मौत के बाद होती है। पर ये जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो तो कह रहे हैं कि वो बम चलाएंगे बड़ा। उनको ये नहीं पता सर बम होता क्या है। वो समझते हैं क्योंकि अपनी ज़मीनों पे मज़ारे जो गरीब किसान होते हैं उनको ठुड्डे से मार देंगे तो ये किसी पे भी कर सकते हैं। 1969 और 70 में पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट, जिसपे पंजाबीज़ का डोमिनेशन है, उन्होंने मुजीब को ह्यूमिलेट किया और एक गलत केस में फंसाया। उस सारे मामले ने बांग्लादेश बनाने में कैटलिस्ट का काम किया। तो आज जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, जो ब्राह्मदाग बुख्ती के साथ या अकबर बुख्ती के पोते के साथ कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक कैटलिस्ट का काम करेगा बलूचिस्तान को आज़ाद करने में? देखिए, बलूचिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन इसलिए नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की डिमांड बंगाल की थी। जो इलाका इस वक्त पाकिस्तान, उसको नहीं चाहिए था पाकिस्तान। बांग्लादेश का लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनता था। बलूचिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क आज़ादी का इसलिए भी है कि पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने 90 पाउंड सोना लेके अपने वजन तराजू में बैठ के 90 पाउंड सोना दिलवाया। वो फीस रखी कि इससे मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। आज़ादी का लॉयर बलूचिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना था। क्रिप्स कमीशन जब आया 1946 में, तो मोहम्मद अली जिन्ना साइन दैट कलात इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अगस्त 4 को बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अभी आज़ाद नहीं हुए थे। तो बलूचिस्तान का लिजिटिमेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तारीखी है।
बांग्लादेश का ना लेजिटिमेट था ना कॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन फिर भी जो हिंदुस्तान और मुक्ति बाहिनी ने किया दुरुस्त किया। एक और बयान है, नवाज शरीफ है, सुनिए इनको। कश्मीर के बहादुर फर्जंद बुरहान मुजफ्फर वानी के खून से रोशन होने वाली शमा आज़ादी ने भारत को एक बार फिर ये पैगाम दिया है कि वो ताकत की बजाय इस मामले को दुनिया से किए गए वादों के हवाले से देखे। कैसे देखते हैं आप? ठीक है, बुरहान वानी का बार बार नाम लेते हैं। वो तो छोड़े, उस बुरहान वानी को जाने दें। बुरहान वानी तो आईसिस का फाइटर था, उसका ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बुरहान वानी ने तो अपने आखिरी पैगाम में कहा है कि मैं खिलाफत चाहता हूँ, ना ये कैलिफेट यानी बगदादी वाली, ना सिर्फ कश्मीर में, ना सिर्फ हिंदुस्तान पे, बल्कि पूरी दुनिया पे। जहाँ तक इनका ताल्लुक है कि अपना वादा करें और पूरा करें, तो भैया हिंदुस्तान भी, माफ़ कीजिएगा आप लोग, सही नई बॉल से स्पिन बॉलिंग करा रहे हैं आप। हिंदुस्तान का स्टैंड होना चाहिए, बिल्कुल, हमें तो एक्सेप्ट है, आप फौज हटाइए। हाँ, जो जिस दिन आपने ये टिप्पे वाली बॉल खेली, दे आर क्लीन बोल्ड, क्योंकि पाकिस्तान फौज क्या है, वो तो 50,000 चीनी फौज है। हाँ, जिसको आप बेच चुके हैं, वो पैसे दे चुके हैं आपको, आप कैसे हटाएंगे? जब बाबा मरेंगे बैल बटेंगे। उसके अंदर आप बॉल उनकी तरफ डालिए और बैठ जाइए सिगार लगा के क्यूबन और स्मोक करें, क्योंकि उसके बाद इनके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन कोई हिंदुस्तान का आदमी ये नहीं कहता है कि बातचीत उस वक्त शुरू होगी जब आपकी फौज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से विड्रॉ करे, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑफ 1948 डिमांड्स, नंबर 1, every Pakistani civilian or military personnel that did not live in the state of Jammu Kashmir on August 14, 1947 should vacate. फिर जब वो वकेट करेंगे और जब यूएन डिफाइन सर्टेन करेगा कि आखिरी पाकिस्तानी फौज जो ट्राइबल यूनिफॉर्म पहन के आया वो निकल गया है, तब हिंदुस्तान की फौज श्रीनगर में तो रहेगी और मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फोर्सेस विल विड्रॉ। आप करके तो देखिए, चाल चल के तो देखिए। ये छोड़िए अब जवाहरलाल नेहरू और वाजपेयी साहब की सियासत, ये नया दुनिया आई है, इसमें यू हैव टू प्ले एग्रेसिव। ये 2020 हो गया क्रिकेट सर, ये 5 डे टेस्ट मैच कोई नहीं खेलता। आप क्रिकेट बहुत देखते हैं। एक और बयान है जी, ये सुनिए। हिंदुस्तान जाता है नरेंद्र मोदी को मिलने, बेटे को ले जाता है और बिजनेसमैन के साथ चाय करता है, जिंदाल के साथ। हर पाकिस्तानी को अपनी बिजनेस ज्यादा प्यारी नहीं होती अपने मुल्क से जिस तरह नवाज शरीफ को है, और हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ की तरह बुज़दिल नहीं होता। क्या बुज़दिल की बात कर रहा है? इज द बिगेस्ट कावर्ड ऑफ देम ऑल। सबसे बड़े डरपोक आप बता रहे हैं इनको। बिल्कुल। पर आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह का हमला इमरान कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों की अपनी बैठकें कर रहे हैं, पनामा पेपर्स एक बड़ा मुद्दा वहां पर बन रहा है, तो ऐसा एक माहौल बन रहा है जिसमें हो सकता है वो कोई ना कोई गलत कदम उठाएं आगे। क्या आपको इस बात का डर है? सर, नवाज शरीफ कुछ भी नहीं कर सकते, ये फेक लोग हैं सर, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, ये एक लफ्ज कश्मीरी जबान का नहीं बोलना जानते। ये कंप्लीटली फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्ट, करप्ट पीपल हैं जिनको पता है कि पाकिस्तान टूटने वाला है, तो पाकिस्तान की सारी रिसोर्सेज वो पंजाब में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं सड़कें बन रही हैं, वहीं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब वहीं बन रहे हैं। क्यों? इनको वो सूरज नज़र आ रहा है जो उठने वाला है, और ये कॉम्प्रोमाइज़ किसी से किसी वक्त कर लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ISI, द स्टेट इज़ ISI, रन बाय द जिहादी जनरल्स ऑफ पाकिस्तान। कोई प्रोफेशनल सोल्जर उसमें नहीं है। ये इमरान के साथी एक और हैं जो जावेद मियादाद हैं, उनका बयान आपने सुना? क्यों इतना गुस्सा है उनमें? उनको दामाद है ना गलत आदमी के, गुस्सा तो आएगा जब उनके ससुर के ऊपर हर वक्त मौत छा रही होगी। तो हिंदुस्तान है जो वो तब जिंदा है। अगर साउथ कोरिया का आदमी होता तब तक वो तो कब तक गायब हो चुका होता और बंबई में बैठा हुआ होता जेल में। पता नहीं कैसे आप लोग जीने देते। दाऊद इब्राहिम की बात हाँ हाँ, बंबई बहुत सारे कलाकार आते हैं पाकिस्तान से। कोई कलाकार देखिए नहीं आता विदाउट ISI क्लियरेंस। कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान आ ही नहीं सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ISI।
कोई वापस जा ही नहीं सकता डीब्रीफिंग के बगैर। और मैं आपको एक बात निशानी बता दूं, जितने ये आते हैं वो विजिटिंग कार्ड जरूर मांगेंगे आपसे। जो आपसे विजिटिंग कार्ड मांगे समझिए वो कहां जा रहा है विजिटिंग कार्ड। वो यूं देते हैं और यूं लेते हैं उठा के बड़े अंदाज से। दे आर ऑल वर्किंग फॉर द ISI। अच्छे लोग होते होंगे, गाना भी अच्छा गाते होंगे, एक्टिंग भी अच्छी करते होंगे। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उनको सर पे चढ़ा के बैठे। आपके पास कम है एक्टर क्या? तो नहीं आने देना चाहिए उनको। जो आए वो कसम खाए, भारत माता की जय कहे और कहे मोहम्मद अली जिन्ना चोर था और 2 नेशन थियरी वाज रेसिस्ट। बिस्मिल्लाह कह के तो देखो, टेस्ट तो होना चाहिए। पर ऐसी शर्त में तो कोई आएगा ही नहीं वहां से फिर। ना आए, खसकम जहां पाक, क्या फर्क पड़ता है आप पे? बलोच आ रहे हैं उनको आप आने नहीं देते। बरहमदाग मुक्ति के लिए तो मरे जा रहे हैं, और वो जो दुश्मन है हिंदुस्तान और हिंदुओं के, वो एक्टिंग कर रहे हैं आपके यहाँ। ये ज्यादती नहीं है? आपकी जो आवाज आ रही है वो शिवसेना जैसी मिलती जुलती आ रही है आपकी आवाज। आती रहे, मैं क्या करूं, मेरे कॉर्ड्स अगर मिलते हैं। मैं तो सच बोल रहा हूं। क्या स्टालिन और रूजवेल्ट की आवाज एक नहीं थी क्या? माओ जेतुंग और चिंग काई शेक की आवाज एक नहीं थी? चर्चिल और स्टालिन साथ सिगार नहीं पीते थे। दुश्मन एक था, फैशिज्म, उसको डिफीट किया, वो खत्म हो गया, तो फिर अपने अपने रास्ते। अब शिवसेना, RSS, जो भी है, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी है, जो इस्लामो फैशिज्म के अगेंस्ट लड़ेगी, हम उसके साथ हैं। पर ये बताइए कि पाकिस्तान में जो ये सोच है इंडिया के बारे में, उसको कैसे बदलेंगे? मतलब पाकिस्तानी समझते हैं कि ये तो पंजाबी, ये बनिए हैं, हाँ, ब्राह्मण हैं, हाँ, ये सब्जी अब्जी खाते रहते हैं, इनको और हम तो गोश्त खाते हैं, इनको हम कभी भी मार देंगे। हालांकि हर बार वो हारते हैं। इस सोच को आप बदलेंगे कैसे? इस माइंडसेट को आप कैसे बदलेंगे वहां? जब तक उर्दू का अजाब पाकिस्तान से नहीं ख़त्म होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं। दुनिया में कहीं भी मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खाता। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि ये जानवर अल्लाह ताला ने बनाया है दूध देने के लिए, इसको खाओगे बीमार पड़ जाओगे। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? लेकिन हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में थे और रूलिंग क्लास थे, वहाँ के लोग काउ स्लॉटर करते थे, दादागिरी में रोक लगते। कभी किसी पठान को गोश्त खाते हुए देखा आपने? या ये गाय का गोश्त? हम तो जब बच्चे थे तो ये जो इंडिया से इमिग्रेंट आए थे उनको देखते थे, ये कैसे खा रहे हैं गाय का गोश्त। सऊदी अरेबिया में गाय चलती थी, को गाय खा रहे हैं, सुन्नत कहाँ से हो सकती है ये? तो जब आपके प्रॉफिट ने कहा कि ये नहीं खाना है, वो तब भी खा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ अल्लाह का इस्लाम है, दूसरी तरफ मुल्ला का इस्लाम है। ये चॉइस बिटवीन टू इस्लाम्स है, इट इज़ नॉट बिटवीन इस्लाम एंड नॉन इस्लाम। आपकी ये मुखरता जो है खास करके पाकिस्तान को लेके और फासिज्म को लेके, ये पिछले 2-3 सालों में ज़्यादा दिखाई दी है, और पहले जो है इतनी मुखरता आपकी नहीं थी। आपने मुझे नहीं देखा, मैं तो 1968 में जेल में बैठा हुआ था भैया। मैं तो 18 साल की उम्र में 1 साल मैंने उस मच जेल में काटी है जहाँ नेहरू साहब ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बैठ के लिखी थी। क्या हम तो चिल्ला रहे हैं सदी से, आप नहीं सुन रहे हमारी बात, क्योंकि आप सिर्फ उनकी सुनते हैं जिनकी उर्दू अच्छी होती है। इंडियन लीडरशिप के चेंज की वजह से भी क्या आपको आवाज़ मिली? नहीं, नहीं नहीं सर, ये एक शख्स मोदी साहब हैं, क्योंकि वो उस क्लास से नहीं आते हैं। वो अपर क्लास एक बड़ी स्ट्रेंथ से इंडिया में होती है, जो पीछे की सीटों में, छोटी बुरी सीटों में बैठते हैं, ड्राइवर अच्छी सीट पे बैठता है, वो फिर भी मरूटी में पीछे बैठे हुए जा रहे होते हैं। ये अजीब क्लास मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। उनके फैसले हैं। जिस दिन आप लोग ड्राइवर के साथ बैठेंगे, देखिएगा फ्रंट सीट के मज़ा ही कुछ और है। तो ये आप लोगों ने दुनिया देखी है फ्रॉम अ वेरी स्ट्रेंज पॉइंट ऑफ व्यू। आपके जितने दोस्त हैं उन पे पाबंदी है यहाँ। मुझे यही तो एक्सप्लेन करिए ना कि बादशाह खान क्यों यहाँ नहीं आ सकते थे। उससे बड़ा इंडियन लीडर मुझे बताइए। हमारी जो ये मुल्क की जो खासियत है, जो हिंदुस्तान की ये खासियत है, उस खासियत को आपने क्यों अंगीकार नहीं किया? आपने हालात बदले और अपनी आपने नागरिकता बदल दी। आप दे देते सिटीजनशिप मुझे? नहीं, आपको अच्छी उर्दू बोलने वाले चाहिए थे। नहीं, गवैये वो आते थे, आपके दिए कितना अच्छा बोल रहा है। अब भी इमरान खान आएगा तो आप सिद्धा करेंगे, बरमदाग आएगा आप सिद्धा नहीं करेंगे, क्योंकि वो गोरा है, वो लंबा है, वो हीरो है, वो क्रिकेटर है।
सारी आंटियां खुश होंगी। बरमदा को कहेंगे तो ये पता नहीं बाहर से कहीं से उतर के तारिक साहब, लेकिन उसी मुल्क में रहकर उसी मुल्क की नागरिकता लेकर बदलाव की लड़ाई लड़ना बेहतर होता है। नहीं, बदलाव की लड़ाई उसी मुल्क में रहकर उसी मुल्क की नागरिकता लेकर अच्छा, तो मैं कह दूंगा बरमदा मुफ्ती को कि तुम बड़े डरपोक हो, आपका पैगाम पहुंचा दूंगा मैं। और मैं पैगाम पहुंचा दूंगा बादशाह खान को, जिन्होंने पाकिस्तानी सिटीजनशिप नहीं ली, उन्होंने कहा इस जमीन पे मैं मरना भी नहीं चाहता हूं, उनका कफन गया अफगानिस्तान में, उनको भी पहुंचा दूंगा। और फिर मैं उन लोगों को बताऊंगा सोहरवर्दी टाइप के जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो प्राइम मिनिस्टर होने थे, उनको ईस्ट पाकिस्तान में बैन किया। देखिए ये गूगली कहीं और फेंकेगा, हम लोग सड़क पे लड़ने वाले हैं, आप जैसी तकरीरें नहीं करते हम। तारिक फतेह साहब, आपकी बातें अभी सुनने इससे पहले जितने इंटरव्यू आए आपके, जितने आपने तकरीरें की, सबसे एक बात निकल कर आती है कि आपको पाकिस्तान से बहुत नफ़रत है। इस तरह की नफ़रत पाकिस्तानियों से हिंदुस्तान के आम हिंदुओं को भी नहीं है। तो क्या ऐसी कोई आपकी महत्वाकांक्षा है जो आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्रति नफ़रत दिखाने से पूरी हो सकती है? जब पाकिस्तान ही नहीं कोई चीज है तो मैं नफरत किससे कर रहा हूं? एग्जिस्ट ही नहीं करता पाकिस्तान, तो ये क्लियर कर लें। पाकिस्तान इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वो किसी का भी हो सकता है, वो बनारस में भी हो सकता है, वो चेन्नई में भी हो सकता है। ये सब आपका जो इस वक्त हिंदुस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव है आईसिस का, जो जिहादी जॉन जो है इस वक्त का, इज एन इंडियन, कलकत्ता के, वो मेरा दुश्मन है। इसमें हिंदुस्तान, मुसलमान, ये सब जो अपनी धरती का दुश्मन है, मैं उसका दुश्मन हूं। तारिक साहब, एक गंभीर सवाल है। इस्लाम की छवि जो है वो शांति के पैरोकार धर्म की थी, अब उसकी छवि बदलती जा रही है और वो आतंक का प्रसार करने वाला धर्म ऐसा बनता जा रहा है, ऐसी उसकी छवि बनती जा रही है। आपको क्या लगता है चूक कहाँ पे हुई है? कुरान का आखिरी जो वर्स है उसमें मुस्लिम्स बिलीव दैट गॉड सेड that today I have completed your faith for you। आज मैंने तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए कंप्लीट किया। अब बताइए 99% ऑफ इस्लामिक लॉ इज आफ्टर दैट, यानी हर कानून बना उस हुक्म के कि आज से खत्म। आज अगर हमारे प्रॉफिट आ जाएं तो उनको लफ्ज खलीफे का नहीं पता होगा, इमाम का नहीं पता होगा, खिलाफत वर्ड नहीं पता होगा, कोई वर्ड जो आजकल चल रहा है, जो जाकिर नाइक की तकरीरों में आता है, उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या कह रहे हैं। वो आए रहमत के तौर पे इंसानियत के लिए, इन्होंने उनको यूज करना छूट दिया। उमैयदों ने, जो उनके दुश्मन थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद के दुश्मन थे, अबू सुफियान की औलादें, उन्होंने बनाई पहली डायनेस्टी इस्लाम की। नहीं, पर एक और जो यहाँ पे ताकत खास तौर पर इस इलाके में है वो चीन की है। जी, हम देखते हैं जैसे बार बार वीटो कर दे रहा है। मसूद अजहर की बात जब हुई, जी, कैसे उसको पटाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, उसकी आंखें खोली जाएं कि उसको समझ में आए चीज़, या ये कभी होगा नहीं? नहीं, खुद ही समझ में आ जाएगा सर। कैसे? ये तो बीमारी ऐसी है जो सिंकियांग में फैलेगी। आप देखिए, कंटेमिनेशन, जहां जीका वायरस फैलेगा और मच्छर काटेंगे तो जीका का बुखार होगा। हाँ, युगुर वाला जो मामला है, क्या वो इतना बड़ा होगा? क्या वो उसके तार जोड़े जाएंगे कि वो उसकी आंख खुलेगी? चीन सबसे पहली बात, चीन ने उस इलाके पे कब्जा किया। एक ऑक्यूपेशन है तिब्बत, और जिसको वेस्ट तुर्कमेनिस्तान, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान का जो इलाका है उस पर चीन का कब्जा है। ये भी तय है कि ये दोनों एरिया, तिब्बतन बुद्धिस्ट ने अपने आप को जला जला के मारा। मुसलमान में ये बीमारी नहीं है, वो 10 मार के मरता है। तो जब वीगर जो हैं वो, उनके अंदर पाकिस्तान आईएसआई घुसेगी, जो आजकल रोक रही है उनको कि चीन से चेक आ जाने दो, उसके बाद बेटा तुम्हें छोड़ देंगे मारने के लिए। चीन को गले में अब पड़ जाएगी पाकिस्तान, पूरा चीन उस वक्त समझेगा। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि तारिक फतेह का डॉक्ट्रिन जो है वो भी, या तो आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे नज़र आते हैं या आप सियासतदानों से यहाँ मिल रहे हैं, क्या ये डॉक्ट्रिन प्रैक्टिकेबल है? जो आपने इतना वर्ल्ड व्यू दिखाया, ये पॉसिबल है? ये डॉक्ट्रिन खासकर इस बड़े सगीर हिंद की पेचीदगियों को अगर आप देखें, हिंदुस्तान की खुद की एक कंपोजिशन को अगर आप देखें, जब हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने से पहले ये दिखाना होगा कि हिंदुस्तान को अपने सेठों और व्यापारियों और अपर मिडिल क्लास के बजाय इंटरनली पॉवर्टी हटानी होगी और एक्सटर्नली ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना होगा। तो वो कहाँ होगा? जहाँ पड़ोस में गुंडागिरी हो रही, पहले तो वहाँ रोकेंगे ना।
ये तो नहीं हो सकता कि हमारी गली में ड्रग पेडलर्स घूम रहे हों और हम कहें यार वो असल में नॉर्थ दिल्ली के अंदर बड़ा प्रॉब्लम है, साउथ में सब ठीक है। तारिक साहब, आप इस्लामिक कट्टरपंथी के विरोधी तो हैं ही, मगर साथ साथ ये प्रतीत हो रहा है कि आप हिंदू कट्टरपंथी के पोस्टर बॉय बन गए हैं। हाँ। आपको ये नहीं लगता है कि हर किस्म का कट्टरपंथी समाज के लिए बुरा है? नहीं, देखें, हर कट्टरपंथी, हर एक्सट्रीमिस्ट एक आइडियोलॉजिकल उसमें होता है, कंस्ट्रेंट में होता है, उससे रैशनल बात नहीं होती है। हैं, कोई गाय के गोश्त पे मार रहा है, कोई इखलाक को जला रहा है, ये सब चलते। सारे खालिस्तानी अगर उनको खुली छुट्टी मिल जाए तो खालिस्तानी बनाएंगे ना, वो वियतनाम पे तो तबाही नहीं लाना चाहते ना। 1% से 10% मुसलमान अगर हो गया आईसिस में, दिस ह्यूमन सिविलाइजेशन विल एंड, बिकॉज दे हैव नाउ, इनके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो दुनिया का पहला मुल्क है जो न्यूक्लियर बॉम्ब को इस तरह फ्लॉन्ट करते हैं जैसे कीचेन है, वो यूं घुमा रहा होता है बैठा हुआ, खटखट बम मारूंगा दिल्ली पे। एक डेथ कल्ट है, दूसरा कट्टरपंथी है। जो कहते हैं जिंदगी शुरू ही मौत के बाद होती है, वो डेथ कल्ट है, वो कट्टरपंथी नहीं है। इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, देयर इज नो हार्म। आप मौलाना हैं, नमाजें पढ़ते, देयर इज नो डेंजर। इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी और इस्लामिक फैशिज्म को आप ना मिलाएं। मौलाना आज़ाद और मौलाना मौदूदी एक नहीं है, ये सब बोथ आर रिलीजियस, वन इज अ फैशिस्ट, द अदर इज अ डेमोक्रेट। आप ये चाहते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला चीज को एकदम खत्म किया जाए, इंडस वाटर ट्रीटी को भी खत्म किया जाए, और क्या? You have nothing to do with your enemy. तो आप ये भी कहेंगे कि उनके जो हाई कमिश्नर है उनको वापस भेजा जाए, अपना बुला लिया जाए, क्या वहां तक जाना चाहिए? Absolutely. 1965 से 1979 तक आप क्या कर रहे थे? क्रिकेट तक नहीं खेली। 1960 का टूर जब किया कारदार की टीम ने इंडिया का, दैट वाज द लास्ट। उसके बाद फिर गवास्कर की टीम गई है कराची में टेस्ट मैच खेलने पहली दफ़ा 79 में। तो एक प्राइस होती है गुंडागर्दी को बंद करने की। तारिक फतेह, आप पहले भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं, आपको मालूम है इसका फॉर्मेट। 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा। उनके 2 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जवाब नहीं देना है, और 5 में से आप 3 जवाब देते हैं तो एबीपी न्यूज़ की तरफ से ये गिफ्ट है आपके लिए। अच्छा, शुरू करें? जी। पाकिस्तान में आप ज्यादा खतरनाक किसको मानते हैं, वहां के मुल्ला लोगों को या आर्मी को? मुल्ला। क्यों आप कहते हैं सर? उन्हीं ने मिलिट्री का बेड़ा गर्क किया। चलिए, एक सवाल का जवाब आपने दे दिया। दूसरा सवाल थोड़ा पर्सनल होता है, पिछली बार भी आपसे पूछा गया था। पद्मश्री आप पसंद करेंगे या नागरिकता पसंद करेंगे? सिटीजनशिप। नागरिकता जी। सिटीजनशिप की आप बात करते हैं, मिल क्यों नहीं रही वो? आपके यहाँ कानून नहीं है कोई सिटीजनशिप अप्लाई करने का? अगर आपको प्रधानमंत्री से कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? साहब, मैं अदनान सामी से अच्छा गाना गाता हूँ, मुझे भी अगर वो सिटीजन हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं सर। और हमें यहाँ रहने का कुछ नहीं तो एनआरआई बना दें, ताकि अपनी आखिरी जो ज़िंदगी है वो यहाँ गुजारें। दादा यहाँ से थे, बाप यहाँ से थे, बॉम्बे से थे, यू नो, व्हाई नॉट? इट्स अ ग्रेट सिविलाइजेशन सर। तीसरा सवाल, अगर अगला कोई आतंकी हमला होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या एक सीधी छोटी जंग लड़नी चाहिए, या ये जो सर्जिकल ऑपरेशन करने की हिम्मत दिखाई सरकार ने, वही होने चाहिए आगे? जंग नहीं होनी चाहिए। जंग के अलावा जो कुछ हो सकता है वो होना चाहिए, और जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान नॉर्मल जहनीत के फ़ौजी नहीं है, ये एटम बम मारेंगे किसी भी शहर पे। इनके पास टैक्टिकल न्यूक्स हैं। आपकी फ़ौज गई तो आप, ये वाहिद मुल्क है जो अपने मुल्क पे बम मारने के लिए तैयार है। आप सोचिए क्या जहनीत होगी। जो मोदी साहब इस वक्त कर रहे हैं टिट फॉर टैट, ठीक ठाक, दैट इज़ इनफ। पाकिस्तान की ज़्यादा बड़ी मुश्किल क्या है, कट्टरपंथ या भ्रष्टाचार? करप्शन इतना बड़ा मसला नहीं जितना लोग बनाते हैं। इनका सबसे बड़ा मसला है
वो सोच जो कहती है ज़िंदगी शुरू ही मौत के बाद होती है, वो एक्सट्रीमिज़म से नहीं आती है, वो डॉगमा से आती है। वो है असल प्रॉब्लम कि आइडियोलॉजिकली एक मुसलमान को ये लड़ना पड़ेगा। और अब आप देखिए कि इस फाइट में मुसलमान नहीं आता लड़ने, जो इस्लामिस्ट को काउंटर करते हैं वो एंटी इस्लाम बात करते हैं, तो वो तो बेमाने बात हो जाती है। इसमें इस्लाम के अंदर ही इसको काउंटर, जैसे निज़ामुद्दीन हैं, ये सब है, ये है हिंदुस्तान का इस्लाम, ये पाकिस्तान को एम्ब्रेस करना होगा अगर वो बच जाए तो। जो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाइयाँ हुई, आप बड़ी हार किसको मानते हैं, 65 की हार को या 71 की हार को? 71 की हार ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें तो पाकिस्तान ही ख़त्म हो गया। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का नाम बदल के बांग्लादेश हो गया और अब तक लोग सक्सेसर जो स्टेट है वो मानते हैं पाकिस्तान को, जबकि सक्सेसर स्टेट तो ढाका हुआ। जब 56% पाकिस्तान ने नाम बदल दिया तो ये इंडस वाटर ट्रीटी भी बांग्लादेश के साथ हुई थी। फिर आप सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहाँ हैं, उससे पहले भी आप थे, क्या कोई बदलाव आपने देखा है यहाँ के लोगों में, यहाँ की मीडिया में, क्या बदलाव देखा है? बहुत संक्षेप में देखिए, अपर मिडिल क्लास में तो मुझे नहीं पता, जो आम जो वो है आपका ऑटो वाला और जो वेटर है या दरवाजे खोलते हैं, उनके चेहरे खिले हुए। एक जिसे कहते हैं ना कि हमारी क्या किस्मत में जूता खाना था, वो ख़त्म हो गया। ये किसी और मुल्क में मुंबई पर अटैक होता तो आप समझते कराची पोर्ट पे ब्लॉकेड नहीं एसेंशियल था। ये नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए था। हमें बल्कि हर चीज़ रिकॉर्डेड थी सर, इंडियन इंटेलिजेंस तो सब रिकॉर्ड कर लिया, हमें पता है हेडली कौन है क्या। तो उसी बेसिस पे तो आप कराची पे ब्लॉकेड लगा दें, आपने इतनी बड़ी नेवी रखी है, आप कहीं कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं आएगा। हम जंग तो नहीं करना चाहते। अरे बहुत बहुत क्या है सर, ये आप ही का है, आप बैठिए, मैं खोल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। सोमवार रात 9 बजे मेरे साथ देखिए जनमन एबीपी न्यूज पर।